हेलो बच्चों, मैं दिलखुश बीके सर आप सभी का इस क्लास में बेहतरीन तरीके से धमाकेदार तरीके से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम शानदार शानदार मस्त बेहतरीन तरीके से एंजॉय करते हुए खुश मूड में पढ़ने के लिए तैयार। मैं आज आप लोगों के लिए हम लोग पढ़े थे प्रश्नावली 1.1 का केवल एक प्रश्न पढ़ पाए थे, वास्तविक संख्या रियल नंबर। उसमें हम संख्याओं के बारे में थोड़ा सा पढ़े थे और प्रश्नावली 1.1 का एक प्रश्न पढ़ चुके थे। वो एक प्रश्न लायक जो था उसमें हमें करना था निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िए। थोड़ा सा मैं उसको ताज़ा करवा दे रहा हूँ, उसको याद करवा दे रहा हूँ। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता क्या है। जैसे मान लो हमारे पास मिल जाए हमको घूमते टहलते इधर उधर से कहीं से एक कोई अच्छी खासी संख्या, मान लो छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी हम ले रहे हैं 15। क्या ले रहे हैं? 15। अब इसी नालायक को, इसी संख्या को हमें इस तरीके से तोड़ना है कि इसका अभाज्य गुणनखंड टपक पड़े, निकल पड़े। इस बुड़बक को तोड़ दो कि इसका अभाज्य गुणनखंड बन जाए। अब 15 है, 15 को इस तरीके से तोड़ो कि ये केवल अभाज्य गुणनखंड। मैं बताया था ना, आए थे ये बगलिया गुणनखंड कर लिया, मतलब गुणनखंड करने के बाद इसको निकालना। लेकिन इसको वैसे भी निकाल सकते हो, जैसे 15 है, अगर हम 15 को 3 गुणे 5 इसके रूप में लिख देंगे। 3 गुणे 5, देखो यो चोर अभाज्य, यो चोर दोनों के दोनों अभाज्य हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में है। 3 गुणे 5 यही हमारा होता है अभाज्य गुणनखंड, जो पहले प्रश्न में हम बहुत कर चुके हैं। लगभग 3 प्रश्न मैं बताया था, आगे बोला था आप लोगों के लिए होमवर्क में हो। जो 2 प्रश्न बचे थे उसको होमवर्क के तौर पे कर लीजिए। केवल अभाज्य गुणनखंड तोड़ना था, 140 इसी करके बहुत तमाम संख्याएं थी, उसको तोड़ के लिखना था। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है ऐसी संख्याओं में तोड़ो जिसका मासा केवल एक, जिसका यस्यप एक के अतिरिक्त दूसरा या तो स्वयं हो, इसके अलावा कुछ ना हो। तो 15 था 3 गुणे 5, लेकिन ये तो ई भाज्य है, लेकिन ई 3 और 5 इसका मासा एक के सिवाय ये स्वयं होंगी, नहीं तो और कोई नहीं होगा। समझ पाए? उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब जो हमारा अगला दूसरा प्रश्न है, टारगेट प्रश्न है, उस पे चलते हैं जहां से हमें स्टार्ट करना है। दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के, निम्नलिखित पूर्णांक संख्याओं के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि क्या संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। मतलब हमें पहले संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, उसको पुटअप करना है, कहीं से भी उसको लाना है। उसके बाद हमें जांच करके देखना है जो 2 नालायक संख्या दी गई हैं और जो 2 चोर निकल के आएंगे, मतलब जो दोनों संख्याएं हैं और उनका जो गुणन एचसीएफ और एलसीएम है, उनका गुणनफल बराबर आता है कि नहीं। अगर मान लो बराबर आ जाए, बराबर हो जाए, तो हमें एक नया सूत्र भी मिल सकता है। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम मिल सकता है, निकल सकता है, आ भी सकता है। देखते हैं हम दूसरे प्रश्न की पहला, मतलब जो दूसरे का पहला है उसको हम ध्यान पूर्वक, एकदम शान पूर्वक अच्छी तरीके से देखते हैं। दूसरे का जो पहला हमारा है वो है हमारा 26 और 91। 26 और 91, 26 और 91 एक किताब का प्रश्न, तुम्हारे एनसीईआरटी का प्रश्न है। 26 और 91, इन्हीं प्रश्नों को, इन्हीं का हमें एलसीएम और एचसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ का मतलब होता है, जैसे मान लो 4 दे दिया गया, एक छोटा सा हम लेके अगर समझ लें, 4 है, एक है, मान के चलो 12, 4 और 12, इनका एलसीएम और एचसीएफ हमें ज्ञात करना है।
HCF और LCM। तो ज्ञात करने से पहले सबसे पहले इनको एकदम सिंपल सा तरीका, इनका फैक्टर कर डालो, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दो। 4 है, 4 को तोड़ोगे, 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 2 गुणे 2, अभाज्य संख्या छोटी छोटी संख्याओं में तोड़ दो। 4 है, 4 को 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, तोड़ सकते हो। 12 है, 12 को लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ने के बाद ज्ञात करना है LCM और HCM। LCM और HCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यही दोनों ज्ञात करने हैं हमें। मतलब लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। LCM जो होता है हमारा, जितनी भी संख्याएं इसमें आई रहे, एक भी संख्या छूटनी नहीं चाहिए। जिसे 2 आया है, जिसमें ज्यादा बार आया रहेगा उसी को उठाओगे। अधिक से अधिक जो मान मिलता है वो हमारा LCM होता है। नाम तो इसका लघुत्तम समापवर्तक है, लेकिन काम बड़ो वाला एकदम। इसका नाम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन इसमें जो सबसे छोटा, जो कम बार आया रहेगा, जो दोनों में मिलता रहेगा, वो वाला होता है। जिसे नाम के विपरीत काम, नाम चिन्नी प्रसाद, काम लासो गरीबनाथ, वैसे इसका हाल है, नाम के विपरीत काम। जिसे इन दोनों में देखो, 2 इसमें भी आया, इसमें भी आया है, जितनी भी संख्या है दोनों में आए हो, सारी की सारी संख्याएं लिखनी है। दोनों में बराबर है, दोनों लिख लो भाई, 2 गुणे 2। अब इसमें 3 है, इसमें नहीं है, एक को छूटना नहीं चाहिए, सब के सब आने चाहिए। 3, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। LCM बराबर कितना हो जाएगा? 12। LCM हमारा कितना आ जाएगा? 12। मतलब सब का सब लेना, एक को छूटना नहीं चाहिए। अगर कोई 2 बार इसे मान लो, तो यहाँ पे 2 बार आया होता है, यहाँ पे 1 बार, तो जहाँ ज्यादा बार आया रहता है उसी को हम लेते हैं। LCM में एक भी संख्या छूटनी नहीं चाहिए, सारी की सारी संख्याएं हम लेंगे। जिसे 2 बार था, 2 को लिए, 3 इसमें नहीं था, इसमें था, इसको लेंगे। लेकिन जो हमारा HCF होता है, ई नालायक जो ई चोर होता है, इसमें केवल हम उन्हीं संख्याओं को लेते हैं जवन भैया दोनों में दिखे, जो दोनों में मिलती जुलती रहे। क्या 3 इन दोनों में है? ये अकेला ही है, इसको छोड़ दो। 2 इसमें भी है, 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है, 2 मिल रहे हैं, इनको दोनों को लेंगे। 2 गुणे 2, 2 दूनी 4। इसका HCF क्या हो जाएगा? 4। LCM क्या होगा? 12। समझ पाए अब LCM HCF कैसे निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से? एक सीख जाओगे तो दूसरा ऑटोमेटिक करोगे। ये नहीं, लेंदी नहीं लगना चाहिए, मतलब केवल सीखने की कोशिश करो। जिसे कोई भी व्यक्ति होता, कैसे भी व्यक्ति होता, अपने आप कमजोर मत समझो कि मैं कमजोर हूँ। एक बार कोशिश करो, मुझसे पढ़ने के बाद मैं नहीं, मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि सवाल आए ना। केवल कोशिश करो, बस ध्यान से देखने की, सीखने की कोशिश करो। बस इसको रटने की कोशिश मत करो, केवल कैसे होता वो जान जाओ। बस एक सवाल मेथड जान जाओगे, हजारों सवाल कोई लगा के पटक दे, लाओ मैं निकाल दूंगा, ऐसे बोलूँगा। मैं DK सर का स्टूडेंट हूँ, DK सर का चाहिए, इस तरीके से मैं निकाल दूंगा। केवल तरीका सीख लो करना कैसे। सब में वही होगा, क्या भटिंडा से नियम उठ के आएगा? कहीं से नहीं आएगा। सब के लिए वही एक ही नियम, जो कॉमन दोनों में जो उपस्थित हो वो HCF बनेगा। जो जितनी बार आए, मतलब एक भी संख्या छूटे ना, LCM बनेगा। ऐसे ही आप लोगों को करना है। अब देखो इस पे चलते, जो हमारी सवाल है 26 और 91। अब 26 को भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ो, 91 को भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दो। अगर देखा जाए तो हम 26 को लिख सकते हैं 13 दूना 26, 2 13 26, 2 गुणे 13। देखो 2 भी अभाज्य संख्या, 13 भी अभाज्य संख्या, 2 गुणे 13 अभाज्य में गई। उसके बाद 91 को हम लिख सकते हैं 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 7 गुणे 13 अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब जो हमारा HCF निकलता है, HCF, ये बहुत सिंपल होता है, इसमें कोनो कंफ्यूजन नहीं। HCF का मतलब जो दोनों में कॉमन दिखे, जो दोनों में उभयनिष्ठ दिखे, जो दोनों में उपस्थित। मतलब यहाँ पर भी जैसे कोनो शादी वादी पड़ी है, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, यहाँ पर भी दिखेंगे, वहाँ पर भी दिखेंगे। चौराहे पे समोसे खाते हुए बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं, जब देखोगे चौराहे, इस चौराहे पे देखोगे, इस चौराहे पे दिखेंगे।
समोसे की दुकान पे देखो समोसे की दुकान पे दिखेंगे, जलेबी की दुकान पे देखो जलेबी की दुकान पे दिखेंगे। वैसे एचसीएफ का मतलब होता है जौन बिचारा दोनों में रहे, जो कहा हो दोनों में उपस्थित रहे, उसी को हम एचसीएफ कहते हैं। तो ध्यान से देखो ये 13 जो है इसमें भी आया है, इसमें भी आया है, दोनों में आया है। 13 उभयनिष्ठ है, जो दोनों में आता है वही हमारा बन जाता है एचसीएफ। 13 हमारा क्या होगा एचसीएफ। एचसीएफ बराबर कितना होगा 13। अब दूसरा हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम एलसीएम का मतलब होता है दोनों में देखो, जो संख्या दोनों में हो, जो जिसमें सबसे ज्यादा हो उसमें से लिखना, और एक भी संख्या छूटनी ना पाए। जैसे 2 है इसमें 2 लिख लो, इसमें नहीं है लिखना पड़ेगा। 7 है इसमें 7 लिख लो। अब 13 दोनों में है, अब दोनों में कई एक बार है तो जिसमें ज्यादा बार होता है वही लिखा जाता है। अब बराबर है तो उसको एक कई बार लिखो। 13 है 13। अगर मान लो यहाँ 2 बार होता है यहाँ 1 बार, तो जिसमें ज्यादा बार होता है उसी को हम लिखते हैं। समझ पा रहे हो ना? इसमें 13 इसमें 13। देखो 2 था 2 लिखे, 7 था। एलसीएम में दोनों को लेना है, एचसीएफ में जो दोनों मिले ओ का लेना है, ऐसा करना। अब देखो 2 सते 14, 2 सते 14 गुड़े 13। अब गुड़ा कराओ, 13 चौका 52, 52 की 2 हासिल लगा 5, 13 के 13, 13 5 18। ये हो जाएगा हमारा एलसीएम कितना आएगा 182। एलसीएम बराबर 182 और एचसीएफ बराबर 13। एलसीएम बराबर 182, एचसीएफ बराबर 13। अब ये तो हमारा एलसीएम और एचसीएफ निकल के आया। अब जो चरवा कह रहा है जांचो करो, तो हम कर लेते हैं जांच। जांच ऐसे देखो, जांच सुई से खून निकालना, उसके बाद ले जाकर लैब में डाल देना, अपने आप जांच निकलती चली आएगी। वैसे इसका भी हमें कहा है संख्याओं का गुणनफल। मान लो 2 संख्याएं, इसको फर्स्ट संख्या इसको सेकंड, संख्याओं का गुणनफल मतलब फर्स्ट इंटू सेकंड बराबर क्या है एचसीएफ। एचसीएफ गुणे एलसीएम है, एलसीएम। एचसीएफ गुणे क्या एलसीएम बराबर है, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर है। अब संख्याएं लो, संख्याएं 26 है और 91, तो 26 गुणे 91 करो, 26 गुणे 91, ये तो संख्याओं का गुणनफल हो गया। और इधर एचसीएफ गुणे एलसीएम, यही हमें जांच करना है कि बराबर है कि नहीं। अब देखो एचसीएफ जो है कितना है 13, एलसीएम जो है कितना है 182। संख्याएं 26 और 91 थी, एचसीएफ 13 था, एलसीएम 182 कर लिए। अब देखो 26 गुणे 91 करो, देखो कितना आता है 91 गुणे 26, 6 के 6, 9 6 54, 2 1 के 2, 2 9 18, ये हो गया 6, 4 2 6, 8 5 13 3, 1 हासिल 2, 23 66, 23 66। 26 गुणे 91 की कितना आ गया 23 66। अब हमें देखना है दोनों बराबर आते हैं कि नहीं। अगर बराबर आएंगे तो हमारा सूत्र सही है, मतलब जांच सही हो जाएगी। अगर बराबर नहीं आएंगे तो सवाल भी गड़बड़ हो सकती है, ध्यान दिए रहना। बराबर आना ही चाहिए, जब बराबर आएंगे तभी सवाल सही। अगर बराबर नहीं आएंगे सवाल गलत, खत्म, टाटा बाय बाय सब हो जाएगा। लेकिन सवाल सही अगर तभी आएगी जब बराबर होंगे तब। अब 13 गुणे 182 करो, 13 दूना 26 की 6 हासिल लगा 2, 13 अट्ठे, सोच में पड़े होगे, हाँ 13 अट्ठे कितना 104, ये 2 है भैया, 104 में 2 मिलाओगे 106, 106 की 6 हासिल लगा 10, 13 1 के 13, 13 10 23। क्या ही चोरे बराबर आ गए, देखो नालायक और चोर दोनों बराबर हो गए। ये भी 23 66, ये भी 23 66, दोनों बराबर आए, अर्थात हमारी सवाल सही है। हम जांच भी कर लिए, निकाल भी लिए, सूत्र भी बना लिए।
दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। हमें HCF और LCM निकालने आ जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं इस प्रश्नावली के साथ। उथल पुथल घुमा फिरा के सीधा उल्टा जैसा चाहोगे, सिर को ऊपर पैर को नीचे जैसा करना चाहोगे वैसा बनता चला जाएगा। केवल तुम्हें सीखने की जरूरत है। तो LCM और HCF सीख जाओ, सब कुछ कर लोगे, सब कुछ तुम्हें आ जाएगा। ये हमारे दूसरे का पहला प्रश्न था। अगर तरीका सीख गए तो बाकी दो प्रश्न ऑटोमेटिक कर लोगे। अभी मैं एक प्रश्न तुम लोगों को और बताऊंगा, उसके बाद एक तुम लोगों को होमवर्क के रूप में दूंगा। देखो एक बार फिर से इसको समझना चाहो समझ लो। धारा प्रवाह इसे तेजी से 26 और 91 था। हमें 26 और 91 का LCM और HCF लेना था। तो 26 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 13, 91 को 7 गुणे 13। अब जो दोनों में मिलता रहता है वही HCF होता है। 13 दोनों में था, HCF हो गया। और जो सब में उपस्थित रहे वो LCM होता है। एक को छूटना नहीं चाहिए। 2 इसमें है, 2 लिए। 7 है, 7 लिए। 13 दोनों में मिल रहा था, जो मिलता है उसको एक ही बार लेते हैं। जो ज़्यादा बार आया था उसी को लेते हैं। 13 एक बार था तो एक बार गुणा कराया। 7 दूनी 14, 14 गुणा 13 में कराया 182। अब हमें कहा था जांच कीजिए संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो गुणा करना शुरू किए। एक पहली संख्या, दूसरी संख्या 26 गुणे 91, उसके बाद HCF गुणे LCM 13 गुणे 182। गुणा कराए तो इसका आ गया 2366, इसका भी 2366, अर्थात आपस में बराबर आ गया। मस्त प्रश्न था, एकदम अच्छा था। एक बभी और मैं बता रहा हूँ, दूसरा देखो। उसके बाद फिर तीसरा जो इसका प्रश्न है वो तुम लोगों के लिए रहेगा होमवर्क के रूप में। हम चलते हैं बच्चों, पहला प्रश्न हो गया। दूसरे का दूसरे प्रश्न में कहा है 510 और 92। 510 और 92 वही HCF वही LCM। 510 और 92 का 510 और 92 का LCM और HCF हमें ज्ञात करना है। जिस तरीके से हम 26 और 91 का LCM और HCF गुणनखंड विधि से ज्ञात किए, उसमें थोड़ा सा ज्यादा समय लिए ताकि आप लोग अच्छी तरीके से समझ सके। लेकिन इसमें थोड़ी हम स्पीड से चलेंगे, समय भी बच जाए, आ भी जाए, सब कुछ हो जाए। अब 510 और 92 का हमें HCF LCM ज्ञात करना, वो भी गुणनखंड विधि से। तो लिख लो, 510 लिखोगे और लिखोगे 92। अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना शुरू करो। तोड़ने से पहले हमें करना होगा कि 510 जो है बहुत लंबा है, आसानी से टूटेगा नहीं। गुणनखंड कर लो 510 का। 510 का खंड करना शुरू करो। अंत में ही नालायक जीरोवा, अगर जीरो दिखे तो 2 से कटेगा ही कटेगा। काटो 2 से काटोगे, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंचे 10, 1 बचेगा, 2 पंचे 10। अब 5 दिख रहा है अंत में, 5 से कटेगा, काटो 5 से। 5 25, 5 1 5, 51, 13 सत्ते कहा है 13 3 है वो 17 3 51। यहाँ 3 से काटो, 3 1 3, बचेगा 2, 2 इधर जाएगा, 3 सत्ते 21, 17 3 91, तो वही 17 1 17, 17 3 51। उसके बाद ये 17 जो बचेगा 17 1 17। अब यहाँ से ध्यान से देखो, सारे के सारे अभाज्य गुणनखंड के रूप में है। 2 से काटे, 5 से काटे, 3 से काटे और 17 से, क्रम से लिखते जाओ। 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। वैसे इसी तरीके से, जिस तरीके से इसको तोड़े हो उसी तरीके से इस 92 को भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दो। 92 है, इसमें भी 2 है, ये भी नालायक 2 से कटेगा, काटो इसको। 2 से काटना शुरू करोगे, 2 चौक 8, 1 बचेगा इधर जाएगा, 2 छंग 12। फिर 2 से काटोगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अभी डायरेक्ट 23 से कट जाएगा, 23 1 23। अब अभाज्य गुणनखंड हो गया। लिखोगे 2 गुणे 2 गुणे 23। अब जो हमारा HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF, उसका मतलब होता है जो नालायक दोनों में मिलता है, जो चीज दोनों जगह रहे। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो दोनों में क्या मिल रहा है 2।
2 कॉमन है, HCF हमारा क्या हो जाएगा 2। HCF बराबर क्या 2। जो दोनों में मिलता रहे वही हमारा HCF बनेगा। इसमें भी 2 था, इसमें भी 2, तो 2 हमारा क्या हो गया HCF। अब एलसीएम में ऐसा करना होता कि एक को व्यक्ति छूटे ना। HCF में वीआईपी लोगों को देखना होता है जो दोनों स्थानों पे उपस्थित है। लेकिन एलसीएम में घरे वाले हैं उन्हें देखेगा, रिश्तेदारी वाले हैं उन्हें देखेगा, पड़ोसी वाले हैं उन्हें देखेगा, जो भी हो सबके सबको देखना है। जो दोनों में उपस्थित होंगे, जो ज्यादा बार आया रहेगा उसी को हम लेंगे। तो ध्यान से देखा जाए तो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन बताओ ज्यादा बार इसमें है किसमें है? इसमें 1 बार है, इसमें 2 बार है, तो जिसमें ज्यादा बार आएगा उसी को हम लेंगे। इसमें 2 बार है तो इसी को ले लो, 2 गुणे 2। अब 3 भी है, 3 के ऊपर भी ध्यान देना होगा, 3 को भी ले। 5 है, 5 को भी लेना पड़ेगा। 17 है, 17 को भी लेना पड़ेगा। 23 है, 23 को। मतलब कोई छूटे ना, जो दोनों में रहे और जहां ज्यादा बार रहे उसको लेना, और बाकी 1 को छूटने ना पाए। कोई व्यक्ति ध्यान से देखना कि कौनो खाली हाथ ना जाए। और मान लो दहेजक सीजन चल रही, लगन की सीजन, अब दहेज लिखाने कोई आए और खाली हाथ चला जाए, बिना मिठाई खाए, कैसा लगेगा उसको बेचारा। सोचेगा पैसों हो गया और मिठाइयों नहीं मिली, सोच लो क्या कंडीशन होगी उसकी। इसीलिए शादी विवाह में खास तौर पे ध्यान रखा करो, कोई खाली हाथ ना जाए। विदा खाए जबरदस्ती खियाई, विदा खाए नहीं, उन्हें मना करता रहे नहीं रहा है, तब वो जबरदस्ती ले जाए, धर देखो कैसे नहीं खाते, चाहे अंदर से फीलिंग रहा खाई वाली, अब ऊपर से अरे बस करा, अरे हम पी ले, ऐसे बोलने की बातें होती केवल। लेकिन जबरदस्ती विदा पियाए भजवा तो पूरी रास्ता भर पछतात की जाए, काश खाई ले हो तो समझ में आया। इसीलिए इसमें 1 को बचने नहीं चाहिए। एलसीएम का मतलब होता है 1 भी छूटे ना। अब कराओ गुणा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, और 20 तिहाई 60, और कर लो, या ऐसे कर लो, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, ये हुआ 7। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, गुणे 17 का गुणा 23 में करो, 17 त्रिक 51 की 1 हासिल लगा 5, 17 त्रिक 51, 51 की 1 हासिल लगा 5, 17 दूना 34, 34 5 39, 34 5 39, ये हो जाएगा। इसको मिटाओ। अब इस 60 का गुणा 391, 0 है, 0 का गुणा करोगे सब 0 है, 0 को पहले लिख लो। 6 1 6, 6 1 6, 6 9 54 की 4 हासिल लगा 5, 36 18, 18 5 23, 18 5 23, ये आ गया हमारा एलसीएम। कितना आएगा 23,460। एलसीएम बराबर 23,460। ये सीएफ 2, सोचो ये वीआईपी लोग बहुत कम बचे हैं इस समय, ये बेचारा दुइये और सब एकदम मिलाद चढ़ी वाले भेड़ी वाले। 23,460। कॉमन मैन बहुत सारे हैं इस समय, जिसे गरीब और अमीर देखा जाए इस समय लगभग भारत में 5% अमीर बचे हुए हैं। बाकी सब जेकरे पास जैसे देखो 4 चक्का गाड़ी हो, जेकरे पास 4 चक्का गाड़ी, वह 4 चक्का गाड़ी लेके जो कोटा 5 किलो राशन मिले थे, मस्त आईफोन लेके राशन ले जाते, मतलब वो भी गरीबी रेखा में आ जा रहे हैं, जबरदस्ती बन जा रहे हैं, राशन के चक्कर में बर्बाद हो जा रहे हैं, लेकिन कुछ करेंगे नहीं। वैसे इसमें जो वीआईपी मतलब ये सीएफ जो है वो हमेशा कम आएगा, एलसीएम ज्यादा से ज्यादा आएगा। एलसीएम का मतलब होता है थोड़ा सा, एलसीएम का मतलब बहुत सारा। तो ये सीएफ 2, एलसीएम 23,460। अब हम जांच करेंगे। जांच में हमारा होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। अब दोनों संख्याएं मतलब फर्स्ट इंटू सेकंड, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। दोनों संख्याएं, संख्या एक 510 है, एक 92 है, तो 510 गुणे 92 बराबर एचसीएफ। एचसीएफ कितना आया है 2,
गुणे एलसीएम 23,460, ये हो गया। अब 510 92 गुणा कर लो, बगलिया यहीं कर लो। 510 गुणे 92, जीरो में गुणा करोगे 2 जीरो में 0, 2 1 के 2, 2 पंचे 10, कटम कुट, 9 जीरो में 0, 9 1 के 9, 9 पचे 45, जीरो उतारोगे 2 उतारोगे, 9 में 0 मिलाओगे 9 ही होगा। उसके बाद 5 6, इधर 4 है तो 4, 46,920। 510 गुणे 92 करोगे 46,920। ये आया संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल आ गया 46,920 बराबर एचसीएम गुणे एचसीएफ। तो 2 का गुणा 0 में करोगे 2 जीरो में 0, 2 छंग 12 की 2, हासिल लगा 1, 2 चौक 8, 8 है 9, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। ध्यान से देखो, ध्यान से, एकदम ध्यान से। 46,920, 46,920, अर्थात हमारी सवाल सही है। हम जांच करना भी सीख गए। दोनों संख्याओं को उठाओ पटको, गुणा करो मतलब दोनों संख्याओं का, और जो एलसीएम और एचसीएफ आया उसका गुणा कर लो, वही हमारा आंसर। अगर बराबर आ जाए, ये दोनों बराबर आ जाए तो सवाल हमारी सही होगी। इस सूत्र को याद रखना, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। इस सूत्र का प्रयोग अभी आगे की सवालों में होगा। देखो, दूसरी की 2 सवाल मैं बताया, एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालोगे, कैसे जांच करोगे, ये तो मैं बता दिया। बाकी एक सवाल लल्ला तुम लोगों के लिए होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, उसका जवाब कमेंट बॉक्स में, आंसर उसका कितना आया उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है आप लोगों को। जो तीसरी सवाल है हमारी, मतलब 336 और 54, तीसरी सवाल ध्यान से लिख लेना, नोट कर लेना इसको। 336 और 54 का एलसीएम और एचसीएफ आप लोगों को निकाल के हमें बताना है कितना आएगा। जांच कर लेना सवाल सही है कि नहीं। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पर, देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न क्या कहा है। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न हमारा जो कहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके निम्नलिखित नालायकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब निम्नलिखित संख्याओं की एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। जो हमारा प्रश्न है, पहली संख्या तीसरे का पहला 12, 15, 21, इसी का हमें एलसीएम एचसीएफ वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं, लिख लो, सिंपल सा है। 12 है 12 को लिखो, 15 है 15 को लिखो, 21 है 21 को लिखो। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में खत्म कर दो, तोड़ो। 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 2 गुणे 3। नालायक 15 को तोड़ सकते हैं 3 गुणे 5, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15। 21 को लिख सकते हो 3 गुणे 7, 7 त्रिक 21। अभी तक जो हम एलसीएम एचसीएफ निकालते थे केवल 2 संख्याओं का निकालते थे, लेकिन अब की बार घुमा फिरा के हमको 3 संख्याएं दे दिया था, तीनों का हम निकालेंगे। अब जो हमारा एचसीएफ होता है, एचसीएफ मासा महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ जवन नालायक तीनों में रहेगा, जो तीनों जगहों पर चोरी करेगा वही हमारा एचसीएफ होता है। जो तीनों जगहों पर उपस्थित रहे वही एचसीएफ। ध्यान से देखा, 3 भैया यूं बांटे, 3 यूं हैं, 3 यूं हैं। जो तीनों में मतलब सभी में विद्यमान हो, सभी में उपस्थित हो, उभयनिष्ठ पद हो, कॉमन हो, वही हमारा एचसीएफ बनता है। तो 3 यूं है, यूं है, यूं है, 3 क्या हो जाएगा एचसीएफ। एचसीएफ बराबर 3। और एलसीएम में तो जानते ही केहू छोड़ा समझ लो पिटाना, एक लोगों को छोड़ना नहीं है, कोई बचना नहीं चाहिए, सबको पानी पिलाना है। ना ज्यादा पानी मिले, टिल्लू चढ़ा टिल्लू वाला पानी पियाई देना, कोई भी बचना नहीं चाहिए। एलसीएम में सब के सब होने चाहिए। एलसीएम 2 है, 2 बार है, लिख लो
2 गुणे 2, 3 तीनों में है, जो सभी में आए, जिसमें ज्यादा बार आए वही लिखा जाता है, लेकिन सब में कई एक बार आए हुए एक बार। 5 आया है 5, 7 आया है 7, मतलब कोई छूटना नहीं चाहिए, बस वही हमारा एलसीएम बन जाएगा। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, ये 7 है 7, 7 छंग 42, 0 है 0। एलसीएम 420, एचसीएफ 3। यही हमें ज्ञात करने के लिए कहा। जांच करने की इच्छा तो मैं सिखाया हूं, तुम लोग अपने आप से जांच कर लेना। ये हमारा तीसरे का पहला प्रश्न था। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है। तीसरे का दूसरा प्रश्न, दूसरे में जो संख्या है वो है 17, 23, 29। 17, 23, 17 कामा 23 कामा 29, 29। अब इन संख्याओं का भी हमें एलसीएम और एचसीएफ उसी विधि से, गुणनखंड विधि से। 17 का निकालना है 17 लिख लो, 23 का निकालना है 23, 29 का निकालना है 29। अच्छा ध्यान से देखा जाए, 3 नालायक जो पहले से दिए गए हैं पहले से चोर हैं, मतलब पहले से अभाज्य संख्या है, तो कहा एक का और में टूटेंगे, केवल बहकाने के लिए दे दिया वैसे बस। 17 को तोड़ोगे तो 17 गुणे 1 के सिवा नहीं टूटेगा, 23 को तोड़ोगे 23 ही रहेगा, 29 को तोड़ोगे 29 ही रहेगा। क्या इन दोनों में कोई कॉमन मिल रहा है? कोई कॉमन नहीं है। जहां पेड़ न रुक वहां पे एक। क्या होगा जब कुछ ना मिले? सीधा सीधा HCF बराबर 1। जहां कुछ कॉमन फामन न दिखे वहां पे सीधा HCF बराबर 1। इन तीनों में कुछ नहीं कॉमन था, इसका HCF 1। एलसीएम में कोई छूटना नहीं चाहिए, एलसीएम निकालो। एलसीएम 17 है 17 लिखोगे, 23 है 23 लिखोगे, 29 है 29। 17, 23, 29। अब देखो 17 का गुणा 23 में करोगे, 17 त्रिक 51 हासिल लगा 5, 17 त्रिक 51 हासिल लगा 5, 17 दूनी 34, 34 5 39 गुणे 29। अब थोड़ा सा बड़ा गुणा हो गया, शर्माना मत, जाके कहीं गुणा करके उसके बाद लिखना। ये 351 है, 351 गुणे 29, 9 1 के 9, 9 9 81 की 1 हासिल लगा 8, 9 त्रिक 27, 27 8 35, 27 8 35, कटम कुट 2 1 के 2, 2 9 18, 2 3 6 1 7, 9 है 9, 2 1 3, 8 5 13 3 हासिल लगा 1, 7 3 10 10 1 11। ये हमारा आ जाएगा 11,339, 11,339। HCF 1, एलसीएम 11,339। ये सिंपल सा, मतलब जो पहला पढ़े हो, मतलब दूसरा जो पढ़े उससे सरल है, केवल निकालना ले आके रख देना, इसमें जांच भी नहीं करनी है। 2 मैं बता दिया, एक अपने आप से होमवर्क के तौर पर। आंसर कमेंट बॉक्स में ठोक देना, आंसर को कमेंट बॉक्स में भेज देना है। ये दोनों अच्छी तरीके से समझ लो, उसके बाद तीसरा अपने आप से करके आंसर तुम लोगों को कमेंट बॉक्स में भेजना है। जरूर कमेंट करना है कैसे लगा, कैसे समझ में आया, कैसे मतलब अच्छा लगा कि नहीं लगा, हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके बारे में जरूर बताना है। तीसरा प्रश्न होमवर्क के तौर पर मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ। 8 9 25, 8 और 9, 8 9 और 25, इसका एलसीएम और एचसीएफ तुम लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। कितना होगा, कैसे होगा, सब कुछ बताना है। अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न कुछ अलग सा, जो सूत्र अभी हम पढ़े सूत्र का प्रयोग होगा, वही सूत्र का प्रयोग कैसे होगा, उस सूत्र का प्रयोग हमें दिखाना है। चलते हैं चौथे प्रश्न पर, देखते हैं हम चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में कहा है HCF 306 557 बराबर 9। मतलब हमें HCF जो दिया गया है, HCF बराबर 9 दिया गया है। हमसे कह रहा है नालायक इसी संख्या का एलसीएम ज्ञात कीजिए। HCF बराबर 9, हमसे पूछ रहा है एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब अभी तो
हम इस वीडियो की शुरुआत में मतलब शुरुआत में जो दूसरा प्रश्न किए उसी में एक सूत्र लिखा गया, संख्याओं का गुणनफल मतलब फर्स्ट इंटू पहली संख्या ए दूसरी संख्या ए, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, यही होता है ना। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। दोनों संख्याएं, एक 306 दूसरी 65 657, दोनों का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF। लिख लो, एक संख्या है 306 गुणे 657 बराबर HCF कितना है 9 गुणे LCM, यही हमें याद करना है। अब पता होगा अगर कोई चीज गुणे के रूप में, गुणा इधर जाएगी तो क्या होगी भाग, गुणे से भाग, गुणे से बर्बाद कर दो। 306 गुणे 657 बटे 9 बराबर LCM। अब काटो, इक्का ना इक्का तो कटेगा चाहे जो हो जाए। अगर HCF है इसका तो कटेगा, ई भी कटेगी ई भी कटेगी। काट के देखो पहले, 9 से काटोगे 9 1 के 9, 9 7 63, 9 7 63, 63 2 65, 2 बचेगा 2 इसके पास जाएगा, 9 3 27, 9 से इस 657 भाग दोगे 73 आएगा। भाग देके देख लेना, कंजूसी मत करना, भाग देके देख लेना। इससे इसमें भाग दोगे 73 आए। अब हमारा ऊपर बचा मतलब LCM बराबर 306 गुणे 73, गुणा कर लो, कौन संकोच इसमें, गुणा कर लो। 306 गुणे 73 गुणा करोगे 3 3 6 18 की 8, 3 जीरो में 0 0 में एक मिलाओगे 1, 3 3 का 9, फिर 7 7 6 42, 42 वहां से लगा 4, 7 जीरो में 0 0 में 4 मिलाओगे 4, 7 3 21, 8 है 8 2 1 3, 9 4 13 2 2, 22,338। LCM बराबर आ जाएगा 22,338। हमारा LCM कितना आएगा 22,338। इतना सिंपल प्रश्न, केवल थोड़ा सा घुमाया तो बस, बहुत सिंपल सा एकदम साधारण सा प्रश्न। ऐसे प्रश्न सोचो, अगर ऐसे प्रश्न नहीं कर पाओगे जो पहले से किए हो, इतना तो हम जांच में कर देते थे हम लोग। बताओ ऐसे प्रश्न नहीं कर पाओगे, हिला दोगे, उखाड़ के रख दोगे एकदम। चलते हैं हम पांचवें प्रश्न में। पांचवें प्रश्न में जो कहा है, क्या कोई संख्या, पांचवा प्रश्न हमारा है। पांचवें प्रश्न में कहा है कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, प्राकृतिक संख्या मतलब जो 1 से शुरू हुई अनंत, क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए जो हमारा 6 पावर n है वो जीरोवा पे समाप्त हो सकता है, हीरो पर समाप्त, मुझ पर समाप्त हो सकता है। मतलब किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पावर n 0 पर समाप्त हो सकता है। तो बिना सोचे समझे, कुछ मत सोचना, उत्तर आंसर नहीं 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। लेकिन पूछेगा क्यों ऐसा, क्यों, क्या गड़बड़ घोटाला है, पूछ सकता है ना क्यों, तो उसको उत्तर देना क्योंकि किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए, क्योंकि किसी भी प्राकृतिक संख्या मतलब 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी प्राकृतिक संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए, हीरो पर समाप्त होने के लिए 2 और 5 के गुणनफल के रूप में होना चाहिए। लिए 2 गुणे 5 के रूप का
रूप का होना चाहिए। जैसे देखो जो 0 हमें मिलता है, अगर हम 2 गुणे 5 करें, 2 पंचे 10, तब ही 0 मिलता है। अगर हमें किसी भी संख्या को, किसी भी प्राकृतिक संख्या को शून्य पर समाप्त करना है तो उस समय भी तो 2 गुणे 5 होना चाहिए। जब 2 गुणे 5 रहेगा तभी तो शून्य पर समाप्त होगा। लेकिन नालायक की जो 6 है, अगर हम इस 6 को तोड़ना शुरू करें, 6 है 6 पावर n। अब इस 6 को तोड़ोगे, 6 को लिख सकते हो 2 गुणे 3, 2 तो है इसमें, क्या 5 है ही, 5 दिख रहा है इसमें, 5 है, 5 है ये नहीं है तो क्या 2 गुणे 5 के रूप का है ही, शून्य पर समाप्त हो सकता है? कभी नहीं। समझ में पाए क्यों समाप्त नहीं होगा? अब अगर कभी भी इस तरीके का प्रश्न मिले, कहीं पर भी मिले, अगर उसको तोड़ लेना, 2 और 5 के रूप का गुणा ना दिखाई दे, 2 दिखाई दे तब बोलो है, मतलब 2 और 5 दिखना ही चाहिए। अगर 2 और 5 के रूप का दिखेगा तब तो शून्य पर समाप्त होगा। अगर 2 और 5 के रूप का नहीं दिखेगा तब शून्य पर समाप्त नहीं होगा। जिसे 6 है 2 गुणे 3 है, शून्य पर नहीं समाप्त होगा। 4 है 2 गुणे 2 है, शून्य पर नहीं समाप्त होगा। 12 है 2 गुणे 3 है, शून्य पर नहीं समाप्त होगा। अगर 20 है 2 गुणे 5 है, 2 और 5 दिख गया, शून्य पर समाप्त होगा। मतलब जो 2 गुणे 5 के रूप का होगा वही शून्य पर समाप्त होगा, और जो 2 गुणे 5 के रूप का नहीं होगा वो कभी भी कहीं पर भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। जो 2 गुणे 5 के रूप का होगा वही शून्य पर समाप्त होगा, जो 2 गुणे 5 के रूप का नहीं होगा वो शून्य पर समाप्त नहीं होगा। अब इस प्रश्न का आंसर सोते हुए समय भी कोई पूछेगा क्या 6 पावर n शून्य पर समाप्त हो सकता है? नहीं ना हो, बिल्कुल नहीं होगा। कहोगे क्योंकि शून्य पर समाप्त होने के लिए किसी भी संख्या को 2 गुणे 5 के रूप का होना आवश्यक है, होना चाहिए। आशा करता हूँ एकदम बढ़िया प्रश्न था, जोरदार तरीके से समझ में आया हो। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, 6वें प्रश्न पर चलते हैं। 6वें प्रश्न में हमसे बोला है कि जो हमारी संख्या है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं क्यों? भाज्य संख्याएं हैं क्यों? तो ध्यान से लल्ला सुना। भाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसन संख्या, मतलब ऐसन गुणवक, ऐसन संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, वही हमारी भाज्य संख्या होती है। अगर 2 से अधिक गुणनखंड हो जाए तो हमारी भाज्य संख्या होगी। अगर 2 या 2 से कम, मतलब 2 से कम तो किसी के नहीं होते हैं, जो अभाज्य होते हैं उसी के होते हैं, 2 से कम होते ही नहीं है। 1 से गुणा करा दोगे तब वो हो जाएंगे। मतलब अगर जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे वही भाज्य संख्या होगी। तो हमारी अब जो है हम इसको देखते हैं, 13 11 7 जो भी है, हम देखते हैं क्या इसके 2 से अधिक गुणनखंड है। अगर 2 से अधिक गुणनखंड होंगे ना लायक तब तो भाज्य संख्या होगी, अगर नहीं होंगे तो सीधा सीधा कह देंगे नहीं है भैया, का जबरदस्ती पकड़ लाएंगे। अगर होगी 2 से अधिक गुणनखंड होंगे तब तो भाज्य संख्या होगी। देखते हैं हम प्रश्न को। देखो अब प्रश्न 7 गुणे 11 गुणे 13 अभाज्य का मतलब मैं बता ही चुका हूं, मतलब जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। अब ध्यान से देखो, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13। अगर हम इस 13 को क्या कर लें, कॉमन कर लें, 13 को क्या कर लें, कॉमन। 13 दोनों में, 13 को बाहर निकालोगे, यहाँ बचेगा 7 गुणे 11, यहाँ से 13 निकला तो क्या बचेगा 1, 13 और उसके बाद 7 गुणे 11 प्लस 1। अब अभाज्य संख्या तभी होगी जब 2 से अधिक गुणनखंड हो। 1 2 तो गुणनखंड हो गए, लेकिन अगर इस नालायक को हम लिख दे 13 गुणे 7 गुणे 11 प्लस 1 1 2 और गुणे 1 से तो किसी में भी गुणा करा सकते हो। 1 गुणनखंड 2 3, 1 2 3,
जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे वही संख्या हमारी अभाज्य संख्या होगी। अगर जिसके 2 से कम होने का चांस ही नहीं है, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे वही संख्या हमारी अभाज्य संख्या होगी। ध्यान से देखो, इसका एक 13 है, एक 7 गुणे 11 प्लस 1 गुणे 1, 1 2 3, 2 से अधिक गुणनखंड हुए तो हमारी संख्या क्या है? अभाज्य संख्या है। सोचो इतना सरल सा प्रश्न है, मतलब जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो जाए वही संख्या हमारी अभाज्य संख्या होती है। तो चेक कर लो, अगर इसके 2 से अधिक गुणनखंड हो रहे हो तो एक अभाज्य संख्या हो जाएगी। एक गुणनखंड 13, एक 7 गुणे 11 प्लस 1, एक तो सबके साथ आता है, उस सबके साथ समोसा खाए सबके साथ निकल लेते हैं। तो मतलब एक से अधिक अगर गुणनखंड होंगे तो वह संख्या हमारी अभाज्य संख्या होगी। समझ पाए? ऐसे इसको भी देखो, इसमें भी 5, इधर भी 5, 5 को कर लो कॉमन, 5 निकालोगे तो यहाँ से बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1, एक गुणनखंड 2 गुणनखंड, बेवजह एक तो आ ही जा सकता है, एक तो चाहे जैसे लिख सकते हो। 5 एक गुणनखंड ए हो गया, एक पूरा ए हो गया, एक 2 3, 2 से अधिक हुए कि नहीं? एक गुणनखंड 2 गुणनखंड 3, 2 से अधिक गुणनखंड अगर हो गए ये भी कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या। वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होगा कौन सी संख्या होती है? भाज्य संख्या। यही तो हमें दिखाना था कि दिखाइए कि क्या ये भाज्य संख्या है, व्याख्या कीजिए कि क्या ये भाज्य संख्या है और क्यों। तो क्यों बता देना, जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक नालायक होते हैं, आगे पीछे 2 से ज्यादा, वो संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो भाज्य संख्याएं होती हैं। और दिखा भी देना 1 2 3, 2 से अधिक गुणनखंड भाज्य संख्या होगी। समझ पाए? जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं कौन सी संख्या होती है? भाज्य संख्या। चलते हैं आखिरी प्रश्न पर, 7वें प्रश्न पर। वो और सिंपल सा प्रश्न है, देखने में बड़ा और आंसर छोटा सा। कह रहा है कि इस प्रश्न में, थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ लेना, किताब रही और प्रश्न को लेकर विदा पढ़े कुछ करना मत। 2 व्यक्ति हैं, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया है 18 मिनट का समय ले रही है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लग रहा है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, एक ही दिशा में चले, तो कितने समय बाद वो दोनों नालायक दोनों एक दूसरे से फिर से मिल पाए? कुछ नहीं, मानो एक सर्कल वृत्ताकार कोई मैदान है, इसमें है एक सोनिया जी, एक है रवि जी। सोनिया और रवि दोनों एक कई दौड़ना शुरू करते हैं। सोनिया जो है 18 मिनट का समय लेती है, रवि जी जो है वो 12 मिनट की दौड़ लेते हैं। अब 18 मिनट में सोनिया का एक चक्कर, 18 दूना 36 मिनट में 2 चक्कर, 36 मिनट में 2 चक्कर, और रवि 12 मिनट में 1 चक्कर, 12 मिनट में 1 चक्कर, 12 मिनट में 1 चक्कर। उसके बाद सोनिया को 18 मिनट, रवि को 12 मिनट। देखो सोनिया 18 दूना 36 मिनट में 2 चक्कर, रवि 12 मिनट में 1, 12 दूना 24, 2, 12 तिहाई 36। यहाँ शुरू कर रहे कि 3 चक्कर लगाई, तब यहाँ आ जाइए सोनिया 2 चक्कर, मतलब 36 मिनट बाद ये दोनों पुनः एक दूसरे से मिल जाए। लेकिन इस प्रश्न को हम कैसे कर सकते हैं? ये तो हमारा अनुमान हो गया, इसे प्रैक्टिकल करके गोल 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 घूम के देख सकते हैं। लेकिन हल करना हो तो किस मेथड से हल करेंगे? अगर घंटी वाला प्रश्न टन 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 ये प्रश्न आ जाए, और रनिंग वाला प्रश्न कितने समय बाद, कितने समय पहले, कैसे, कितनी बार घंटी बजी, कई बजे बजी, ऐसे प्रश्न अगर मिल जाए तो बिना सोचे समझे उन प्रश्नों का एलसीएम निकाल लेना।
जो एलसीएम आएगा वही लघुत्तम समापवर्तक हमारा आंसर बन जाता है। 18 मिनट सोनिया, 12 मिनट रवि, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकाल लो अभाज्य गुणनखंड विधि से। जो एलसीएम आएगा वही एलसीएम हमारा आंसर बन जाएगा। अब मान लो एलसीएम आया हमारा 18 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 तिहाई 6 36 18। 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 2 तिहाई 6 6 दूनी 12, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 4 तिहाई 12। एलसीएम में हमें वही सारी की सारी संख्या लेनी होती है, जो ज्यादा बार आई रहे वही दोनों में देखना होता है, जिसमें अधिक बार आई रहे वही ले लेना होता है। निकालोगे एलसीएम, 2 इसमें भी ज्यादा बार इसमें है 1 2, इसमें से लोगे 2 गुणे 2, 3 इसमें भी इसमें कई बार, इसमें 2 बार, जिसमें ज्यादा बार उसी से 3 गुणे 3। अब 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। एलसीएम बराबर कितना आ गया 36। देखो आया कि नहीं, अर्थात 36 मिनट बाद सोनिया और रवि का फिर से मिलन हो जाएगा। मतलब अगर ऐसा ना आया हो गोल गोल घूम के, ऐसा जो प्रश्न बोला रहा इस तरीके के प्रश्नों में हमें एलसीएम लेना होता है। एलसीएम निकाल लेना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं शानदार, जानदार, बेहतरीन तरीके से ये पूरे पाठ का अंत हुआ होगा और एक एक प्रश्न बारीकी से आप लोगों को समझ में आए होंगे। जिन प्रश्नों का उत्तर मतलब मैं आप लोगों को होमवर्क के रूप में छोड़ा हूं, आशा करता हूं उन लोगों को उन प्रश्नों को हल करके आप लोग उनका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। अब मैं चलता हूं, आप लोगों से मिलूंगा अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। जाने से पहले एक बात याद रखना, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, जरा हिम्मत करके तो देखो, हर ख्वाब हकीकत होगा, जरा कोशिश करके तो देखो। अब चलते हैं, टाटा बाय बाय गुड बाय, सब कुछ मिलेंगे अगले वीडियो में।